हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये वीडियो जो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये हो जाता है 23 में। इससे पहले हमने 22 आपको करा दिए हैं और यहाँ जो हम बात करेंगे आपके 65 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमने इससे पिछली बार वीडियो में आपके 65 क्वेश्चन जो है करा दिए थे। अब यहाँ से हम 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है हम आपको कितने 123 क्वेश्चन के समथिंग जो है यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है आप बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे। तो फिर देर न करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर, और हम बता दें आपको कि ये वीडियो जो आपको AGTA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो आपके UP TGT और PGT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें। और हमारी जो है यहाँ पर आपको 2 मैराथन मिल जाएंगी, जो आपको पादप प्रजनन की है, एक आपकी फसल विज्ञान की है। तो उनके लिए भी आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से कराए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। और आपकी सोइल साइंस की जो है आपकी मैराथन जल्दी आएगी। यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 क्वेश्चन की। 66 क्वेश्चन आपका कि निम्न फसल चक्रों में से कौन सा फसल चक्र मृदा पोषक के स्तरों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आपका जो फसल चक्र है जो मृदा में पोषक तत्वों को जो है बढ़ाता है। तो ज्वार और गेहूँ, धान और गेहूँ, या बाजरा और गेहूँ, या मूंगफली और गेहूँ। तो आपका फसल चक्र हो जाता है मूंगफली और गेहूँ जो हो जाता है, ये आपका फसल चक्र अपनाते हैं। तो ये मृदा पोषक तत्व जो है मतलब वृद्धि करता है। जैसे आपकी जो मूंगफली है ये आपकी दलहनी फसल हो जाएगी, और दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम जो है आपका पाया जाता है, जो आपका मृदा को भुरभुरी करने में सहायक करता है। फिर आपकी गेहूं की हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाता है 66 क्वेश्चन का। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन आपका बूंद ड्रिप सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है। जो आपकी ड्रिप सिंचाई होती है वो किन क्षेत्रों में लाभदायक होती है। तो सूखे क्षेत्रों में, या आपका नमी क्षेत्रों में, या उच्च वर्षा क्षेत्रों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये जो आपकी बूंद सिंचाई है, जो ड्रिप इरिगेशन है, ये जो है आपकी जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये बहुत लाभदायक होती है। तो ये हाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है 67 क्वेश्चन का। 68 की बात करते हैं। 68 क्वेश्चन है कि निम्न में से जो संयुक्त खाद जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, या सिंगल सुपर फास्फेट है, या आपका अमोनियम सल्फेट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है वो कौन सा हो जाएगा। तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कौन सा हो जाता है आपका, तो अमोनियम सल्फेट जो है ये आपका कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा आपका 68 क्वेश्चन का। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। तो 69 क्वेश्चन आपका किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है। तो किस तत्व की जो कारण है जो मृदा का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो आयरन के कारण होता है, या सिलिकॉन के, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इनमें से किसी के कारण नहीं। तो किसके कारण हो जाता है मृदा का सफ़ेद रंग। तो मृदा का जो सफ़ेद रंग होता है वो हो जाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जो है आपका मृदा का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाता है आपको 69 क्वेश्चन की। बात करते हैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपके कि सर्वप्रथम जो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये किसने देखा था। मतलब जो सबसे पहले जो आपके सूक्ष्म माइक्रो बायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। तो लुई पास्चर ने, या एंटनी वान ल्यूहार्क ने, या रॉबर्ट कोच ने, या जॉन टिंडल ने। तो किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आपकी लुई पास्चर के द्वारा।
तो लुई पास्चर ने सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको जो है देखा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है 70 क्वेश्चन का। बात करते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं तो वह कहलाते हैं। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं अगर अधिक तापमान है तो वो जीवित रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें मीसोफिल्स बोला जाता है या थर्मोफिल्स बोला जाता है या फाइक्रोफिल्स बोला जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन क्या बोला जाता है उसके लिए, तो उसे बोला जाता है आपका थर्मोफिल्स। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं अगर मृदा में अधिक तापमान हो जाता है वो तब भी जीवित रहते हैं तो उसे बोला जाता है थर्मोफिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 71 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है आपका एंड्रोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम उपस्थित होता है वो आपका जीवाणुओं में होता है या विषाणुओं में या शैवालों में या इनमें से सभी में होता है। तो क्या पूछा गया है आपसे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो किस में उपस्थित होता है ये, या आपका उपस्थित होता है शैवालों में। किसमें, शैवालों में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 72 क्वेश्चन का। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। तो 73 क्वेश्चन आपका कि जीवाणु भोजी जो बैक्टीरियल फेज विषाणु हैं या आपके शैवाल विषाणु हैं या जीवाणु विषाणु हैं या आपके कवक विषाणु हैं या प्रोटोजोआ आपका विषाणु हो जाते हैं। तो जीवाणु भोजी जो आपके बैक्टीरियल फेज होते हैं वो विषाणु किस प्रकार के हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं, तो जीवाणु जो है विषाणु होते हैं ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा 73 क्वेश्चन का। बात करते हैं 74 क्वेश्चन। 74 की भ्रग जो आपका बीटल होता है वो किस गण से संबंधित है, मतलब किस गण के अंतर्गत आता है जो आपका भ्रग या बीटल होता है। तो ये आपका डिप्टेरा के अंतर्गत आता है या कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है या लेप्टियोप्टेरा जो आपके इसके गण के अंतर्गत आता है या आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, जिसे भ्रग या बीटल बोला जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आया है, तो ये आता है आपका कोलियो आपका प्टेरा जो होता है इसके अंतर्गत जो है इस गण के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं 75 क्वेश्चन। 75 है कि कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है। जो आपका कीटों का वर्गीकरण होता है और उनका नामकरण होता है तो वो जो है आपके किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो अकार्यकीय के अंतर्गत आता है या शारीरिक के अंतर्गत आता है या वर्गीकीय के या पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है जो वर्गीकीय होता है इसके अंतर्गत कीटों का वर्गीकरण आता है, नामकरण आता है और जो है यहाँ पर जो है इसके शाखा के अंतर्गत ही आपकी जो वर्गीकरण शाखा है इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा 75 क्वेश्चन का। बात करते हैं 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है आपका कि आपका किस कीट में चुभने और चूसने वाले मुखांग भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे गण दिया हुआ है और इस गण में बताना है आपको कि जो चुभाने और चूसने वाले जो कीट होते हैं वो किस गण के अंतर्गत आएंगे। तो पहला है आपका हेमीपटेरा, दूसरा है ऑर्थेमोपटेरा और आपका तीसरा हो जाता है लेपिडोपटेरा और चौथा है आइसोपटेरा। तो किसके अंतर्गत आएंगे आपके, जो आपके चुभाने और चूसने वाले कीट हैं तो ये आते हैं आपके जो हेमीपटेरा गण होता है इसके अंतर्गत चुभाने और चूसने वाले जो है मुखांग जो भाग हैं वो इस कीट के अंतर्गत जो है इस गण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है 76 क्वेश्चन का। बात करते हैं 77 क्वेश्चन। 77 है कि आलू के सल्व कीट जो ट्यूबर मोथ होता है इसकी क्षति अवस्था जो है किस समय होती है। तो ये आपकी लार्वा अवस्था या सुडी अवस्था या वयस्क के समय पर या कृमिक कोष्ठ के समय या इनमें से सभी हो जाते हैं। तो आलू में जो सल्व कीट होता है जो ट्यूबर मोथ होता है तो इसकी क्षति जो है किस समय पर मतलब जो कीट होता है ये पहुंचाता है। तो सुडी या लार्वा अवस्था पर या वयस्क अवस्था पर या कृमिक कोष अवस्था पर या इन सभी अवस्थाओं पर। तो किस पर
ये आपका क्षति पहुंचाता है, तो ये सुड़ी या आपकी लार्वा अवस्था के समय पर जो है आलू के सल्व कीट पर जो है आपका क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 77 क्वेश्चन का। 78 की बात करें, 78 है कि कौन सा रसायन जो विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर बताना है उस रसायन का नाम जो आपके जो विपरीत लिंग के कीट होते हैं उन्हें अपनी ओर जो है आकर्षित कर लाता है। तो वो है आपका फोरमान्स हो जाता है, या आपका हॉर्मोन्स हो जाता है, या एलोमोन्स हो जाता है, या कोरोमोन्स हो जाता है। तो कौन सा आपका हो जाता है यहाँ पर रसायन जो विपरीत कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका जो फोरमान्स होता है। तो ये जो है कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 78 क्वेश्चन का। 79 क्वेश्चन की बात करें तो धान तथा गेहूं में कितने कितने आपके पुंकेसर जो स्टेमिन्स पाए जाते हैं। तो धान और आपके किसमें गेहूं में बताने पुंकेसर की संख्या। तो 3 3 या 6 6 या 3 6 या 6 9। तो कितने पाए जाते हैं आपके, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर 3 3 नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके धान में पुंकेश्वर जो होते हैं 6 होते हैं और गेहूं में आपके 3 होते हैं। तो आपके 6 हो जाएगा और 6 और 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है 79 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 आपका कि परागकोश जो एंथर कितने पराग गुटों या पेलिन्स सेक्स में बटे होते हैं। जो परागकोश जिसे हम एंथर बोलते हैं वो जो आपके पराग गुटों या आपके जो पोलिन सेक्स होते हैं वो कितने भागों में आपके बटे हुए होते हैं। तो 1 भाग में, 2 में, 3 में या 4 भाग में। तो कितने में बटे हुए होते हैं, तो ये आपके 2 भागों में बटे हुए होते हैं जो परागकोश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है 80 क्वेश्चन का। बात कर 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन आपका जो म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी। कौन सी, जो म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी। तो मूलर ने या ओरबैंक ने या जो स्टेल्डर ने या निल्सन जो इनेल ने। तो किसने लिखी थी म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक, तो ये लिखी थी आपकी मूलर के द्वारा इस पुस्तक को जो है लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है 81 क्वेश्चन का। 82 क्वेश्चन है कि सामान्यतः धान फसलों में जो है कमी पाई जाती है। तो जो आपकी धान्य फसल होती हैं उनमें जो है किस अम्ल की जो है कमी पाई जाती है। तो लाइसिन की या मिथ्योनिन की या आपकी ट्रिप्टोफैन की या प्रोटीन की। तो किसकी कमी पाई जाती है, तो आपकी प्रोटीन की कमी पाई जाती है। किसकी, प्रोटीन की कमी पाई जाती है आपकी किसमें, जो धान्य फसल होती हैं। और मिथ्योनिन की आपकी दालों में पाई जाती है। किसमें, दालों में कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 82 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 83 की। 83 क्वेश्चन है कि नीले रंग का टैग किसके लिए निर्धारित मतलब निर्गत करता है। जो आपके नीले रंग का टैग होता है तो वो जो है आपका किन बीजों पर होता है, मतलब आधारीय बीज होते हैं या पंजीकृत बीजों पर या आपका प्रमाणित बीजों पर या केंद्रक बीजों पर। तो नीले रंग का जो टैग होता है आपका तो वो हो जाता है किस पर, जो प्रमाणित बीज होते हैं इनका जो है नीले रंग का टैग जो है आपका लगा हुआ होता है। और जो आधारीय बीज होते हैं इनका कैसे होता है, तो इनका सफ़ेद कलर होता है। कैसा, सफ़ेद टैग होता है। और जो पंजीकृत जो रजिस्टर होते हैं इनका बैंगनी कलर का होता है। और केंद्रक पर जो है कोई टैग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है इसे याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाता है 83 क्वेश्चन का। 84 क्वेश्चन की बात करें। 84 क्वेश्चन है आपका जो पेनिसिलिन प्रभाव डालता है कोशिका भित्ति पर या कोशिका झिल्ली पर या RNA पर या इनमें से किसी पर भी नहीं डालता है। जो पेनिसिलिन प्रभाव डालता है वो किस पर डालता है प्रभाव, तो वो आपका जो कोशिका भित्ति होती हैं इन पर जो है ये पेनिसिलिन प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला यहाँ पर
सही हो जाता है 84 क्वेश्चन। बात करते हैं 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन आपको, जो सीनोसिट्रिक कवक तंतु पाया जाता है वो आपका किस में पाया जाता है? तो सीनोसिट्रिक कवक क्या पूछा गया है? जो आपका सीनोसिट्रिक कवक तंतु है वो पाया जाता है तो एस्को माइकोटियना में, या ड्यूरो आपका माइसोकोटिनिया में, या आपका मेस्टिगोमाइसी कोटिनिया में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो किस में पाया जाता है? जो 100 माइकोटिनिया है, इसमें जो आपका जो सीनोसिट्रिक कवक तंतु पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 85 क्वेश्चन का। 86 क्वेश्चन की बात करें, कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कारक है जो एक चक्रीय आपका कारक होता है रोग। तो यहाँ पर पक्सिनिया होता है, या अस्टिलेगो होता है, या फ्लोता होता है, या अल्टरनेरिया होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है आपका जो एक चक्रीय जो कारक रोग होता है आपका, तो कौन सा हो जाता है? तो यहाँ हो जाता है आपका अस्टिलागो। क्या अस्टिलागो हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है आपका 86 क्वेश्चन का। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। 87 क्वेश्चन है कि आपका कौन सा, 87 है, साइट्रिस जो ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा जो है फैलता है? जो साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु है वो किसके द्वारा फैलता है? तो माहू के द्वारा, फुदगा के, थ्रिप्स के, या सूत्रकृमि के द्वारा। तो ये आपका माहू के द्वारा फैलता है जो साइट्रिस जो ट्रिस्टेजा विषाणु होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 87 क्वेश्चन का। 88 की बात करें तो भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिन का होता है? तो यहाँ से पशुपालन के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बताना है भैंस का जो औसतन गर्भकाल जो होता है वो कितने दिन का होता है? तो भैंस का जो होता है वो 310 दिन का जो आपका गर्भकाल होता है। तो यहाँ पर हम एक बार आपको सारे ही बता देंगे। एक बार आपका यहाँ पर पूछा गया है भैंस का, तो भैंस का कितना हो जाएगा? तो भैंस का 310 दिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है किसका? बकरी का, तो 145 दिन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है भेड़ का, तो भेड़ का हो जाएगा 145 से 150 दिन। कितना? 150 दिन। अगर आपसे गाय का पूछा जाता है तो गाय का होता है आपका 282 दिन। और आपसे पूछा जाता है किसका? सूअर का पूछा जाता है तो सूअर का होता है 114 दिन। कितना होता है? 114 दिन। तो आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाता है 88 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही था। आगे बात करते हैं 89 क्वेश्चन। 89 है कि दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जो दुग्धशाला होती है उसमें जो दुग्ध उत्पादन के लेख प्रमाण जो रखे जाते हैं तो वो जो है किसके लिए किए जाते हैं? तो दूध की शीघ्र बिक्री के लिए, या दूध की उत्पादकता के लिए, या अच्छे उत्पादकता के चयन के लिए, या दुग्ध गुणवत्ता के जो है सुनिश्चित करने के लिए। तो इनका जो दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है वो अच्छे जो उत्पादक के लिए जो है, मतलब जो अच्छी नस्ल होती है जो अधिक दूध देती है, तो उसके लिए जो पहचान करने के लिए जो है आपके जो दस्तावेज होते हैं या लेख प्रमाण पत्र होते हैं उन्हें जो है रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। तो अच्छे उत्पादक के चयन करने के लिए जो है आपके लेख प्रमाण जो मुख्यांग होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपका कि एक ही जाति के, क्या पूछा गया? एक ही जाति के विभिन्न नस्लों वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इससे पूछा है कि एक ही जाति है, जैसे आपके गाय है तो गाय की एक ही जाति है मतलब एक ही नस्ल है, और दो विभिन्न नस्ल एक ही जाति मतलब आपकी जैसे गाय हो जाती एक ही जाति है। अब जो गाय है, गाय की जो है आपकी विभिन्न नस्लें हैं, जैसे आपकी अलग अलग नस्लें हैं और उनके मिलान से जो उत्पन्न की जाती प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी, मतलब उसे क्या कहेंगे हम? तो क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में, या मिक्स ब्रीडिंग के रूप में, या एक्सटिक्स ब्रीडर के रूप में, या प्योर आपकी ब्रीडर के रूप में। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है आपका
जो क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है। क्या? क्रॉस ब्रीडिंग मतलब एक ही जाति के और दो नस्लों के अलग अलग पशु का मिलाना जो है आपका क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर 90 का सही हो जाता है। 91वां क्वेश्चन है आपके, भारत में जो फल एवं सब्जियों में तुड़ाई के बाद जो 36% जो है कुल कितने उत्पादन का होता है? जो भारत में आपके फल और सब्जियों का उत्पादन मतलब तुड़ाई की जाती है तो उस समय जो क्षति होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो आपकी 25 से 30% तक क्षति हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 91वें क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 92वां क्वेश्चन। 92वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पौधा एनाकार्डेसी परिवार का है? तो संतरा है, पपीता है, काजू है, या इनमें से कोई नहीं। तो एनाकार्डियेसी का कौन हो जाता है आपका? तो एनाकार्डियेसी का हो जाएगा काजू। और आपका एनाकार्डियेसी कौन आता है? तो आम का भी आपका एनाकार्डियेसी परिवार के अंतर्गत आता है। और आम में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 40 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका जो है आपका वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात करते हैं 93वां क्वेश्चन आपका कि सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? जो सिरका होता है उसमें जो एसिटिक एसिड है उसकी कितनी मात्रा होती है? तो 10%, 5%, 20% या आपकी 15%। तो कितनी होती है जो एसिटिक एसिड होता है सिरके में? तो ये हो जाती है आपकी जो 5% होती है। वैसे तो आपकी 3 से 4% के बीच में होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन यही है तो करीबी में, तो ऑप्शन बी ही लगाएंगे। बात करते हैं 94वां क्वेश्चन। 94 है कि वायुमंडल जो एटमोस्फेयर जो आवश्यक है तो बादल निर्माण के लिए या वायु के लिए या मौसम जो परिदृश्य के लिए या इन सभी के लिए? तो जो वायुमंडल है वो किसके लिए जो है आपका निर्माण करता है? तो बादल, वायु या मौसम परिवहन के लिए। तो किसके लिए? परिदृश्य हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 94वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जो मौसम परिदृश्य है इसके लिए जो है वायुमंडल जो एटमोस्फेयर जो है आवश्यक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा 94वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन आपका, जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है तो जल उपयोग जो क्षमता है वो सर्वाधिक किसकी होती है आपकी? तो बाढ़ सिंचाई की या छिड़काव सिंचाई की या बॉर्डर सिंचाई की या बूंद बूंद सिंचाई की? तो जल उपयोग आपको क्या बतानी है जो आपकी सर्वाधिक हो जाती है? क्या? जल उपयोग जो क्षमता अधिक हो जाती है तो किसकी है? तो बूंद बूंद सिंचाई की। तो सबसे अधिक जो पानी की बचत होती है 90 से 92% जो जल की बचत होती है वो आपकी इसी के द्वारा होती है। तो किसके? बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 96वां क्वेश्चन। जो अनिषेचक फल हैं जो पार्थेनोकार्पी जो पाया जाता है वो किस में आपको देखने को मिलता है? तो आम में, कटहल में, आड़ू में या केले में? तो ये देखने को मिलता है आपको किस में? जो कटहल में पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। तो किस में? कटहल हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा 96वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 97वां क्वेश्चन। 97वां क्वेश्चन आपका कि जो पायराइट मुख्यतः पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या आपका राजस्थान में? तो पायराइट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पायराइट पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाता है 97वें क्वेश्चन का। 98 की बात करते हैं तो 98वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधे के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा आपका तत्व है जो आवश्यक तो नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए जो है ये उपयोगी है? आपका कॉपर हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, बोरॉन या आयोडीन हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो सोडियम होता है। कौन सा? जो सोडियम होता है Na। तो ये जो कुछ पौधे के लिए आपका उपयोगी होता है और ये एक लाभदायक आपका पोषक तत्व है। और आपका कौन सा हो जाता है? एक सिलिका हो जाता है, ये भी आपका लाभदायक पोषक तत्व हो जाता है। तो ये कुछ आपके 4 पोषक तत्व होते हैं जो लाभदायक होते हैं।
आगे बात करते हैं 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन के WP संक्षिप्त रूप है तो जलीय लेई का या जो बेटे विल लेई का हो जाता है, या बेटे विल चूर्ण का हो जाता है, या इनमें से किसी का भी नहीं है। तो किसका हो जाता है? तो यह जो आपका बेटे विल चूर्ण होता है इसका WP संक्षिप्त रूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 99 क्वेश्चन का। बात करते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका कि माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो आपका माइट्स होता है उसको नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं आपका? तो यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं आपका कीटनाशक का, या अकेरी साइड होता है, या शुद्ध कृमिनाशक का, या फफूंदी नाशक का। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो अकेरी साइड होता है इसका प्रयोग करते हैं माइट्स के नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 100 क्वेश्चन का। बात करते हैं 101 क्वेश्चन की। 101 क्वेश्चन आपका कि लोहे का जो लोहा है आपका एक महत्वपूर्ण अवयव है तो साइट्रोक्रोम्स का, या पेरोडोक्सिन का, या आपका सीरोहेम का, या इनमें से सभी का हो जाता है। तो किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाता है आपका किसका? इन सभी का जो है आपका महत्वपूर्ण अवयव हो जाएगा। साइट्रोक्रोम्स का भी है, और फेरोडोक्सिन्स का भी है, और सीरोहेम का भी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 101 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन आपका कि संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है। तो संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? तो लिनोलिक अम्ल हो जाता है, या ओलेइक अम्ल हो जाता है, या सिट्रिक ऑरिक अम्ल हो जाता है, या आर्किड्रोनिक अम्ल हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जो डिनोनिक अम्ल है ये आपका संतृप्त वसा युक्त अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 102 क्वेश्चन का। 103 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जाता है। जो मध्यकालीन भंडारण होता है वो कितने समय के लिए करते हैं। तो 100 वर्ष के लिए, या 10 से 15 वर्ष के लिए, या आपका 3 से 5 वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 से 5 वर्ष के लिए जो किया जाता है आपका जो मध्यमकालीन भंडारण जो है किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 103 का आपका सही। बात करते हैं 104 क्वेश्चन। 104 है आपका जो चुकंदर होती है, जो शुगर बीट है, इसका नेमाटोड आपका कौन सा हो जाता है। तो हेट्रोडेरा जो आपका सेक टाइप हो जाता है, या हेट्रोडेरा एविनी हो जाता है, हेट्रोडेरा कजानी हो जाता है आपका, जो हेट्रोडेरा जोइन हो जाता है। तो कौन सा नीमोटोड हो जाता है इसका? तो नीमोटोड हो जाता है हेट्रोसेक्टाइल। कौन सा? सेक्टाइल हो जाता है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है 104 का। 105 की बात करें, आलू के हरेपन जो ग्रीनिंग होती है वो पोषक गुणवत्ताओं में वृद्धि लाता है, या पोषक गुणवत्ताओं की में कमी लाता है, या रोग प्रतिरोधकताओं में वृद्धि करता है, या रोग आपका प्रतिरोधकताओं में कमी करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर आलू के हरेपन ग्रीनिंग में तो क्या हो जाता है। तो ये जो काम करता है ये पोषक गुणवत्ताओं को जो है कमी लाता है। जो आपकी पोषक गुणवत्ताएं होती हैं उनमें कमी लाता है आलू के हरेपन जो ग्रीनिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाता है क्या? तो ये पोषक गुणवत्ताओं में जो है कमी लाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 105 का। 106 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 106 क्वेश्चन आपका कि अमेरिकन कपास की जो बीज दर है वो कितनी हो जाती है। तो अमेरिकन कपास की बीज दर बतानी है तो 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कितनी डाली जाती है अमेरिकन कपास की जो बीज दर है तो वो कितनी हो जाती है। तो वो आपकी 20 किलोग्राम जो है आपकी जो अमेरिकन कपास की इसकी बीज दर डाली जाती है। बात करें देसी कपास की तो देसी कपास की कितनी डाली जाती है आपकी। तो 8 से लेकर 18 जो आपके किलोग्राम जो है डाली जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर। आगे बात करते हैं 107 रत्ना एक प्रजाति है तो गेहूं की, धान की, जौ की, या मक्का की। तो गेहूं की आपकी ये आम की भी प्रजाति होती है। किसकी?
रत्ना एक आम की भी प्रजाति है, और यहाँ पर बताना है आपको गेहूं की है, ये धान की या जौ की या मक्के की प्रजाति है। तो किसकी हो जाती है आपकी, तो ये हो जाती है जौ की एक प्रजाति हो जाती है, जो रत्ना एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा 107 क्वेश्चन का। 108 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 108 है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो IADP के तहत विकास की जो अद्भुत इकाई है वो जनपद है या ग्राम है या परिवार है या जो सामुदायिक विकास खंड है। तो कौन सी हो जाती है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो इसके तहत जो है कौन सी हो जाएगी आधारभूत इकाई, तो वो हो जाती है आपकी, कौन सी हो जाएगी, तो गांव हो जाती है। कौन सी, ग्राम हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी यहाँ पर सही है आपका 108 क्वेश्चन का। बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। तो 109 क्वेश्चन है आपका कि वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है, तो पोम है, बेरी है या ब्लू स्टार है या सोरोसिस है। तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो सोरोसिस हो जाता है आपका जो अनानास होता है इसका फल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है 109 क्वेश्चन का। बात करते हैं 110 क्वेश्चन की। 110 है कि धान के आधार बीज के लिए पृथक्करण जो आइसोलेशन दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है। तो आपकी 30 मीटर, 50 मीटर या 35 मीटर या आपकी 3 मीटर। तो कितनी जो आपकी आइसोलेशन दूरी रखी जाती है धान में, तो धान में आपकी 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। और आपकी गेहूं में भी आपकी 3 मीटर की दूरी रखी जाती है, और आपकी जौ में भी 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। किसकी पूछी गई है, फाउंडेशन सीड की पूछी गई है। तो फाउंडेशन सीड की 3 जो है आपकी मीटर की जो है पृथक्करण दूरी रखते हैं जब बीज का जो है हम उत्पादन या हम बीज का जो है चुनाव करते हैं, तो उस समय रखी जाती है। और जो भी आपकी जो स्वयं निषेचित जो क्रॉप्स होती हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती हैं, उनका ज़्यादातर जो है 3 मीटर के समथिंग ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाता है 110 क्वेश्चन का। 111 की बात करें, जो पपीते में गायनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होता है, केवल नर पौधा, केवल मादा पौधा या मादा एवं उभयलिंगी पौधे, नर एवं उभयलिंगी पौधे। तो आपकी जो एक प्रजाति होती है, मतलब जो आपका पपीता होता है उसमें एक तो होती है आपकी गायनोडायोसिस, एक होती है गायनोडायोसिस। तो आपकी एक यहाँ पर पूछा गया है जो गायनोडायोसिस है इसकी प्रजाति से जो उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तो उनसे जो है आपके इससे जो आपके क्या होता है, केवल मादा जो है आपकी उत्पन्न होती है। और जो इसकी वैरायटी लगाई जाती है तो 10:1 में लगाई जाती है। कितने, 10:1 में। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन है कि फाइलोडी जो रोग का वाहक कौन सा हो जाएगा आपका, तो थ्रिप्स जो आपके थ्रिप्स हो जाएगा या जेसिड हो जाएगा या सफ़ेद मक्खी या आपका माइट्स। तो कौन सा हो जाता है फाइलोडी रोग का वाहक, तो फाइलोडी जो रोग है इसका वाहक क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है जेसिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा 112 का। 113 की बात करें। 113 है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो निर्धारित करता है, तो वो फुटकर मूल्य निर्धारित करेगा या सामर्थ्य मूल्य या थोक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है वो किसको निर्धारित करते हैं, तो वो निर्धारित करते हैं आपके सामर्थ्य मूल्य को। किसको, सामर्थ्य मूल्य को करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा 113 क्वेश्चन का। 114 की बात करें, नीलम एक प्रजाति है, तो आपकी पपीते की हो जाती है, आम की हो जाती है, अंगूर की हो जाती है या सेब की हो जाती है। तो नीलम किसकी प्रजाति है, तो आपकी सबको पता होगा कि किसकी है, आम की ये एक प्रजाति हो जाती है जो नीलम प्रजाति है। और पपीते की प्रजाति की बात करें, एक होती है आपकी नन्हा प्रजाति हो जाती है, और ये जो है आपकी किचन गार्डन के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाता है नीलम। नीलम का क्या हो जाएगा, आम की प्रजाति है ये। आगे बात करते हैं 115 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन आपका कि जूट की खेती वाले क्षेत्र में उसी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल
जो है गन्ना, गेहूँ, कपास या आपकी धान की फसल ले सकते हैं। तो किस फसल को लिया जाता है? तो उसके लिए जो लिया जाता है तो किसके? धान की फसल, क्योंकि आपकी जूट की जो हमने क्षेत्र में जो आपकी खेती की है उसी स्थान पर हम धान की फसल लेते हैं, तो वो वैकल्पिक फसल हो जाती है, क्योंकि हम जो है धान की फसल के साथ में जूट की खेती भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 115 का। 116 की बात करें, 116 है कि मूंगफली की फसल में जो खुंटियाँ जो मिट्टी में वृद्धि करते हैं तो वो बनती हैं तो जड़ें या तने या कंद या फलियाँ। तो ये जो बनती हैं आपकी, तो जो खुंटियाँ जो होती हैं तो ये कब बनती हैं? तो ये इन्हें हम पहले तो ये देख लेते हैं बोलते क्या हैं। तो इन्हें बोलते हैं आपका क्या? फलियाँ बोलते हैं। तो ये जो है आपकी 40 से 45 दिन के बाद जो है बुवाई के ये फलियां बनना जो है या खुंटियां बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाता है 116 क्वेश्चन का। बात करते हैं 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है? तो चबाने वाले तंबाकू को सुखाया जाता है, या चिरकुट तंबाकू को, या बीड़ी तंबाकू को, या हुक्का तंबाकू को? जो आग में जो सुखाया जाता है वो आपका तंबाकू हो जाता है। कौन सा? जो चबाने वाला तंबाकू होता है इसको आग में जो है सुखाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 117 क्वेश्चन का। बात करते हैं 118 क्वेश्चन। 118 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी दो फसलें भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 75% भाग उपलब्ध कराती हैं? तो कौन सी दो फसल हैं भारत में जो आपकी दलहनी फसल का जो उत्पादन है वो 75% उपलब्ध कराती हैं? तो चना और मूंग हो जाएगी, या चना अरहर, या मूंग और मसूर, या अरहर और मूंग? तो कौन सी हो जाती हैं? तो वो हो जाती हैं आपकी जो चना और अरहर, ये दो ऐसी दालें हैं आपकी जो दलहनी फसल हैं जो भारत में जो आपके कितने 75% पर जो है क्या करती हैं? उपलब्ध कराती हैं ये दालें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो बी यहाँ पर सही हो जाता है 118 क्वेश्चन। बात करते हैं 119 क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसे पूरे ऑप्शन देख लेंगे हम इसके, तो क्या दिए हुए हैं। तो पूरा ऑप्शन है आपका सही सुमेलित नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। जैसे आपका धान है तो इसमें धान की जो बीज दर होती है कितनी? 30 से 40 किलोग्राम होती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और बाजरे की 4 से 5 किलोग्राम होती है, बिल्कुल सही है। मूंगफली की 80 से 100 किलोग्राम होती है, बिल्कुल सही है। और आपकी फैलने वाले की कितनी होती है? तो फैलने वाले की होती है जो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और यहाँ पर जो गुच्छे वाली है इसकी 80 से 100 किलोग्राम होती है। और यहाँ पर सूरजमुखी की 30 से 40 होती है, तो ये आपकी गलती दी हुई है, क्योंकि सूरजमुखी की 30 से 40 नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा 119 क्वेश्चन का। बात करते हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आपका कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 या CH3 या H2S या CO जो आप हो जाती है CO2। तो कौन सी गैस निकलती है धान की फसल से? तो वो निकलती है आपकी मीथेन गैस निकलती है। CH जो नहीं सॉरी ये नहीं हो जाती, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? CH4 निकलती है। कौन सी? CH4 मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं 112 क्वेश्चन। 112 है कि पौधे के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो आपके सल्फर हो जाता है, या मैग्नीशियम, या कार्बन, या बोरॉन हो जाता है? तो पौधे के लिए आवश्यक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कौन सा है? तो वो बोरोन हो जाता है। कौन सा? बोरोन आवश्यक पोषक तत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी यहाँ पर सही हो जाता है 121 का। 122 की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड में जो है आपकी पोटास पाया जाता है। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है इसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो 48%, 60%, या 18%, या 44%? तो कितनी होती है पोटेशियम में? जो आपकी पोटास की मात्रा होती है वो होती है आपकी 60% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 123 क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो ये हो जाता है आपका
यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गेहूं की आपकी जो प्रजाति है वो सी जो है 306, ये सही हो जाता है। जौ की क्या आपकी ज्योति प्रजाति है, बिल्कुल सही है। और ज्वार की आपकी HB क्या हो जाती है, HB5 है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपकी ज्वार है, ज्वार की PHB10 जो है ये वैरायटी है तो नहीं है। ये किसकी है, ये आपकी बाजरे की प्रजाति है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा 123 क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जो है हमने आपको कितने 123 क्वेश्चन तक जो है हमने करा दिए। यहाँ से हमने वैसे तो आपको 65 क्वेश्चन से आगे को कराए हैं 123 क्वेश्चन तक। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम में जो है ये आपके जो हमने क्वेश्चन कराए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है आपको ये मिलते हैं देखने को ज़रूर। और आप मॉक भी लगाते होंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलते होंगे। तो आप कमेंट में बताएंगे तो ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हम आपको बता दें कि जो आपकी जो मृदा विज्ञान की जो कुछ डिमांड कर रहे हैं कि सर उसकी मैराथन, तो उसकी मैराथन जो आपको मिलने वाली है जल्दी। तो वो मैराथन जो है आपको जल्दी मिलेगी। हमने जो आपको 2 मैराथन करा दी, आप उन्हें देख लेंगे, क्योंकि उस जो मैराथन कराई है वो बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे जाकर, अगर आपने नहीं देखी है। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरह से हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं। आपको AGTA से संबंधित तो आपको ज़रूर मिलेंगी। और फिर इसी तरह से हम जो है अब बात करेंगे अगली वीडियो में, जो हमारी 24 नंबर की वीडियो आएगी उसमें जो है आपके प्रैक्टिस सेट होगा। तो उसमें हम बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बात करेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।